नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में ईडी के एक्शन पर तेज होती सियासत की, राहुल गांधी के पीएम मोदी पर किए बड़े हमले की, देखेंगे कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से लगे झटके को, जानेंगे नागपुर हिंसा पर उठते राजनीतिक सवालों को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे गाजा पर इजरायली अटैक के पीछे की असली कहानी को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में लंबे समय बाद बरसी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनरेगा के मुद्दे पर घेरा, बोली मनरेगा को कमजोर कर रही मोदी सरकार। चुनाव ईवीएम से कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली बार एसोसिएशन की याचिका खारिज की। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों का जोरदार हंगामा, शिक्षा के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा, सदन के बाहर लगे नीतीश मुर्दाबाद के नारे। जामिया यूनिवर्सिटी ने वापस लिया सीए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों का सस्पेंशन, 7 छात्रों के निलंबन में हाईकोर्ट में रोक लगने के बाद लिया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखा पत्र, कहा आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, भारत आने का दिया न्योता। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत चरम पर है, लेकिन इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को ईडी ने समन भेज दिया है। ऐसे में जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पहले ही लालू यादव के पूरे परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, तो वहीं अब लालू यादव पर ईडी के एक्शन को लेकर भी कई सारे खुलासे किए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी हलचल के बीच ईडी की एंट्री पर सियासत गर्म होती जा रही है, जिससे राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर ईडी ने तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से सवाल होने हैं। बता दें, ईडी इससे पहले भी लालू से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये मामला बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजी पकड़ता जा रहा है, जिस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरजेडी प्रमुख के खिलाफ किसी बड़े दांव की साजिश की जा रही है। बता दें, इस मामले में आज लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से भी ईडी ने पूछताछ की। ये पूछताछ पटना स्थित ईडी के दफ्तर में हुई। ईडी की पूछताछ को लेकर कहा जा रहा है कि ईडी जानना चाहती है कि नौकरी के बदले जमीन लेने में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में है, तो वहीं नीतीश कुमार भी अपनी राजनीतिक धुरी को बेटे निशांत कुमार के जरिए रीसेंटर करने की कवायद में जुटे हैं। इधर एनडीए को खुलकर हर मोर्चे पर टक्कर देने का दांव आरजेडी की तरफ से चला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी से लेकर युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे हालातों में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में माहौल बनाने के लिए ईडी की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। यहाँ बड़ी बात ये भी है कि लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केवल ईडी की ही नहीं बल्कि सीबीआई ने भी इस पर एक चार्जशीट दायर कर दी है, जिसके आधार पर कुछ समय पहले दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को समन जारी किया था। ऐसे में आरजेडी पर ईडी के एक्शन को बड़े शिकंजे के रूप में देखा जा रहा है। बताते चले, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित परिवार के और सदस्य भी शामिल हैं। महाकुंभ भगदड़ के मुद्दे पर विपक्ष ने योगी और मोदी सरकार पर खुलकर आरोप लगाए। संसद में भी इस मुद्दे पर खूब बवाल देखने को मिला। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में महाकुंभ में हुई भगदड़ की बजाय उसकी सफलता के कसीदे पढ़े, जिस पर पूरा विपक्ष बिफर गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो इस पर पीएम मोदी को घेरते हुए बड़ा हमला बोल दिया। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ भगदड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मोदी सरकार फिर सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल विपक्ष इस मुद्दे पर यूपी की योगी और मोदी सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। हादसे में जान गंवाने वालों के सही आंकड़ों की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर खामोश है। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में महाकुंभ के भव्य आयोजन पर अपना बयान दिया और महाकुंभ की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कसीदे पढ़े। हालांकि पीएम मोदी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का कोई जिक्र अपने भाषण में नहीं किया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम ने सदन में इस मुद्दे पर बोलने की तैयारी की थी, इसकी जानकारी समय रहते नहीं दी गई। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए।
और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर, आपको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरे मसले पर विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया। ये कैसा न्यू इंडिया है? राहुल गांधी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कई तरह से सवाल खड़े कर दिए। असभ्य भाषा और भड़काऊ भाषणों के चलते सुर्खियों में रहने वाले दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ नोटिस जारी किया, बल्कि मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के आदेश पर स्टे लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। तो कैसे मुश्किलों में घिरे कपिल मिश्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। कथित भड़काऊ भाषणों के दम पर सत्ता का दम भरने वाले दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। मजिस्ट्रेट के समन आदेश को सही ठहराने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दोषी करार दिए जाने के आदेश पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया। यानी अब मामले में कोर्ट ने मिश्रा पर सख्त शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बता दें, हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दो समुदाय के बीच विद्वेष बढ़ाने के आरोप में कपिल मिश्रा को दोषी करार दिया था। हालांकि बीजेपी नेता ने खुद को बचाने के लिए खूब हाथ पैर पीटे, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराते हुए कपिल मिश्रा की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां कपिल मिश्रा को कोर्ट ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो कि कपिल मिश्रा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र जुडेजा की अदालत कर रही है। बता दें, ये मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है, जहां कपिल मिश्रा के बयानों को ही दंगों के लिए जिम्मेदार बताया गया था। गौरतलब है कि दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद 2024 में यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने सांप्रदायिक हिंसा में कथित संलिप्त के लिए करावल नगर से बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा समेत मुस्तफाबाद विधायक और डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट सिंह, तत्कालीन डीसीपी उत्तर पूर्व दयालपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और अन्य को करदमपुरी में एक सड़क को अवरुद्ध करते देखा। उस वक्त कपिल मिश्रा के साथ तत्कालीन डीसीपी कुछ अन्य अधिकारियों को भी देखा गया था। हालांकि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी नेता को बड़ा झटका लग गया है। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार अपने प्लानिंग में कामयाब हो गई। औरंगजेब के नाम पर हिंदुत्व एजेंडे को जिस तरह धार दी गई, उसने नागपुर में दंगा भड़का दिया और न केवल हिंसा की भयावह तस्वीरों को दिखाया, बल्कि एक बार फिर ये साफ कर दिया कि बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से छिड़े विवाद ने उस वक्त हिंसा का रूप ले लिया, जब दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। भीड़ ने लाठी डंडे, हथियार और पत्थरबाजी के दम पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया, जिस पर मुस्लिम धर्म के लोगों के कुरान की आयतें लिखी हुई थी। वीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और वायरल होते ही देर शाम 7:30 बजे के आसपास हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों को तोड़फोड़ कर आगजनी का शिकार कर दिया। और ये पूरी घटना महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में हुई। याद रहे, ये राज्य की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह राज्य है, साथ ही आरएसएस का मुख्यालय का गढ़ भी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल ये भी है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर विवाद किसने शुरू किया और किसने इस विवाद को हिंसा तक पहुंचाया। दरअसल पूरा विवाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने 3 मार्च को कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सपा विधायक के बयान पर बवाल मचने के बाद इसे वापस ले लिया गया, लेकिन हिंदूवादी एजेंडे को धार देने की मंशा के चलते राज्य की बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को तूल देना शुरू किया। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के भड़काऊ बयान, जिनमें बीजेपी नेता नीतीश राणे और टी राजा सिंह के असभ्य भाषा पूरी तरह जिम्मेदार है। पहले ही इस मुद्दे पर हिंदूवादी संगठन विवादित बयान दे रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम पहले ही दे दिया कि कब्र को नहीं हटाया गया तो बाबरी मस्जिद जैसी कार सेवा करेंगे। हिंदू संगठनों की इस चुनौती और बयानों को बीजेपी नेताओं का समर्थन मिलता रहा,
जिसके बाद विवाद हिंसा के रूप में तब्दील हो गया। फिलहाल पूरा विपक्ष एकजुट होकर हिंसा को सीधे और खुले तौर पर बीजेपी की साजिश और प्लानिंग करार दे रहा है। हिंसा को लेकर कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंसा के बाद कई इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और औरंगजेब की कब्र पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस हिंसा को लेकर और क्या क्या नई तस्वीरें और बयान सामने आते हैं। लगभग 2 महीने के सीजफायर के बीच इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर भयंकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन इस अटैक के पीछे नेतन्याहू की भ्रष्टाचार के मुकदमे की भूमिका पर संदेह उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम की कुर्सी खतरे में थी। तो क्या है गाजा में इजराइल अटैक की ये असल कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। 17 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच हुए सीजफायर समझौते के बाद इजराइल ने गाजा पर बड़ा हमला करके युद्ध को दोबारा शुरू कर दिया है। मंगलवार 18 मार्च की सुबह इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की। इसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक रमजान के महीने में हुए हवाई हमलों में ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग की जान गई है, जबकि करीब 150 अन्य लोग घायल हुए। हमले को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तरी गाजा, गाजा शहर और मध्य और दक्षिण गाजा पट्टी में डेर अल बला, खाल यूनिस और राफा सहित कई स्थानों पर विस्फोटों की आवाजें सुनाई गई। इजराइल की तरफ से हुए इस हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत में प्रगति की कमी के चलते हमलों का आदेश दिया। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीजफायर के समझौते पर पहले से राजी नहीं थे। हालांकि इजराइल बंधकों को लेकर आम जनता के दबाव में आकर नेतन्याहू को सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा। हालांकि सीज फायर समझौते के बावजूद इजरायली हमले गाजा पर होने बंद नहीं हुए। इजराइल समझौते से परे हमले करता रहा। इसके पीछे नेतन्याहू की सत्ता पर बने रहने की रणनीति को भी देखा जाता रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि नेतन्याहू ने सैन्य अभियान की शुरुआत से ही बंधकों की रिहाई के बजाय हमास के खात्मे को जानबूझकर प्राथमिकता दी। वहीं राजनीतिक पकड़ रखने वालों का मानना है कि गाजा से युद्ध के बीच नेतन्याहू अपनी सत्ता को बनाए रखने की कवायद में दिखाई देते हैं। इजराइल में भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे नेतन्याहू तानाशाही की तरफ बढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया फैसलों ने देश के राजनीतिक माहौल में भी हलचल पैदा की है। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने न्यायपालिका, सेना और सुरक्षा एजेंसियों में बड़े फेरबदल किए हैं, जिसके खिलाफ विपक्षी नेता यायिर लिपाड ने नेतन्याहू पर संविधान में फेरबदल और लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप भी लगाए हैं। और ऐसे में गाजा पर हमला करना नेतन्याहू की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।